आज का जो टॉपिक है ये पुराने टॉपिक से काफ़ी अलग है। अभी तक जो तुमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना क्लास 12 से पहले पहले तक, वो मेनली होती थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते थे डेटा की, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह, और उसको यूज़ करते थे एनालिसिस के लिए। लेकिन तब हम क्या यूज़ करते थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में? पूरा का पूरा डेटा यूज़ करते थे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी अलग है। इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी और उस पॉपुलेशन का एक छोटा सा सैंपल वो लिया जाएगा। तो हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स, कुछ भी हो सकता है। मतलब इवन कलेक्शन ऑफ सेवरल शूज विल बी अ पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ सेवरल ह्यूमंस विल बी अ पॉपुलेशन। तो बहुत सारा बड़ा ग्रुप जो है ना उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा होता है सैंपल। तो सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। क्यों लेते हैं सैंपल? कई बार क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। देखो लास्ट ईयर तक तुम लोग क्या करते थे, तुम्हारे सामने डेटा होता था 10, 20, 25, 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स एंड सो ऑन। उसका मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस एक्सेट्रा ये सब निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेटा होता था। लेकिन सपोज करो कि साइज जो है डेटा का बहुत बड़ा है ना, उसको पॉपुलेशन बोला जाएगा। तो अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो हम पूरी पॉपुलेशन अगर स्टडी नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं जिसे हम सैंपल कहते हैं। उस सैंपल को यूज करते हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फर करने के लिए। इन्फर करना मतलब कंक्लूड करना। मतलब इट इज लाइक कि जैसे तुमने सैंपल का मीन निकाल लिया, अब उस सैंपल के मीन से तुम कंक्लूड करोगे कि भाई पॉपुलेशन का मीन किस तरह का हो सकता है। इसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब छोटे से एक ग्रुप से डेटा से हम लार्ज डेटा का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सैंपल ऐसा होना चाहिए पॉपुलेशन में से जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, विच शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। तो अब सैंपल होता क्या है? पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। सैंपल निकालते कैसे हैं? किसी भी पॉपुलेशन में से उस छोटे से ग्रुप को सिलेक्ट करना, इसको बोलते हैं सैंपलिंग। अब सैंपलिंग यानी कि छोटा सा ग्रुप जो सैंपल है उसको सिलेक्ट करने के तरीके क्या हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे सैंपलिंग की जा सकती है। मेनली हम सैंपलिंग का जो मेथड है, मतलब सैंपल ड्रॉ करने का जो मेथड है, उसको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अभी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है कि भाई पॉपुलेशन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनमें से हर ऑब्जेक्ट के आने के चांसेस बराबर होंगे। जैसे मेरे पास 1000 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन 1000 में से मुझे सिर्फ 50 ही निकालने हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के आने के चांसेस अगर बराबर हैं तो उसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोला जाएगा। लेकिन अगर हर ऑब्जेक्ट के आने के चांसेस या हर ऑब्जेक्ट के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है तो उसको बोला जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग मतलब सैंपल ड्रॉ करना, अगर हर आइटम के, ऑब्जेक्ट के आने के इक्वल चांसेस हैं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नहीं है तो फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी ये कुछ टाइप्स की होती है। जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में एक होता है रैंडम, जिसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपल या सिंपल रैंडम सैंपल, तो इट इज लाइक कि रैंडमली हम कोई भी ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट हैं, 1000 में से 50 सिलेक्ट करने हैं, तो 1000 में से कोई से ही 5 उठा लिए, 50 सॉरी, 1000 में से कोई से 50 उठा लिए, कहीं से भी कोई भी उठा लिया, रैंडम, है ना। इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सैंपल निकालने का तरीका। दूसरा होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग की तरह ही होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो पहला ऑब्जेक्ट हम कोई भी नंबर का ले लेते हैं और फिर इक्वल गैप पर हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते जाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल पॉपुलेशन मेरी 1000 की है, लेकिन मुझे सैंपल चाहिए 100 का। ऑब्जेक्ट में टोटल 1000 है लेकिन सैंपल चाहिए 100 का, तो 100 का सैंपल चाहिए। मैं कोई भी 100 कहीं से भी उठा लूँ तो वो सिंपल रैंडम है। लेकिन अगर सपोज करो मैं पहला ऑब्जेक्ट अपने मन से रैंडमली कुछ भी फिफ्थ ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ, अब ये फिफ्थ उठाऊंगा तो अब देखो 1000 में से तुम्हारे को कितने का सैंपल चाहिए? 100 का। 1000 में से 100 का सैंपल चाहिए, मतलब डिवाइडेड बाय 100 है ना, 1000 डिवाइडेड बाय 100 क्या हुआ? 10। तो हर 10th मेंबर चाहिए तुम्हारे को। यू नीड अप्रोक्सीमेटली हर
10th मेंबर वो तुम्हें निकालना है, तो तुमने पहला निकाला 5th, फिर अगला मेंबर कौन सा होगा 15th, फिर 15th के बाद 25th एंड सो ऑन। तो इस तरह से तुम्हें मेंबर्स निकालने होंगे, पहले 5th फिर 15th फिर 25th एंड सो ऑन। बराबर गैप पर लेने हैं। अभी बराबर गैप कैसे पता पड़ेगा? टोटल पॉपुलेशन अपॉन साइज ऑफ सैंपल नीडेड। 1000 में से 100 चाहिए तो हर 10-10 के गैप पे निकाल लो। पहला, पांचवा ये तुमने अपनी मर्जी से लिया, उसके बाद बराबर गैप पे लो, इसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तीसरा होता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन के ग्रुप्स बना लेते हैं, छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं, सब ग्रुप्स जिसको कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनी क्राइटेरिया वी नीड, से जेंडर के बेसिस पर कि भाई मेल अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दिए, ठीक है, या फिर से एज के बेसिस पर, या फिर से स्टेट के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन के हम क्या करते हैं ग्रुप्स बना लेते हैं, सब ग्रुप्स बना लेते हैं। फिर उन सब ग्रुप्स में से हम लोग सैंपल निकालते हैं, है ना। वो सैंपल निकलेगा रैंडम या सिस्टमैटिक के बेसिस पर। रैंडम सिस्टमैटिक जैसे चाहिए वैसे तुम फिर वहां से सैंपल निकाल सकते हो कि भाई जैसे सपोज करो कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, अब उसमें 600 मेल है और 400 फीमेल है, तो 600 मेल 400 फीमेल तुमने अलग अलग कर दिए। अब उन 600 मेल में से तुम 60 मेल कैसे भी निकाल लो, रैंडम से या सिस्टमैटिक से, और 400 फीमेल में से 40 फीमेल सेलेक्ट कर लो। ये हो जाती है तुम्हारी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। और पांचवा जो होता है वो है क्लस्टर्ड सैंपलिंग। क्लस्टर्ड सैंपलिंग के अंदर फिर से वही करते हैं कि पूरी जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल ग्रुप्स में, है ना, फिर उन स्मॉल सब ग्रुप्स में से हम सिलेक्शन करते हैं। अब तुम कहोगे इसमें फर्क ही क्या रहा? भाई क्लस्टर्स के केस में क्या है, ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन बहुत डिस्पर्स्ड है, बहुत ज्यादा फैली हुई है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारी कंपनी है, अब तुम्हारी कंपनी जो है उसकी मान लेते हैं 20 स्टेट्स में, इंडिया में 20 स्टेट्स में ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच में ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 40 लोग काम करते हैं, तो 800 लोग काम कर रहे हैं तुम्हारी कंपनी के अंदर, है ना। 20 स्टेट में, हर स्टेट में 40-40 लोग काम कर रहे हैं। अब वो पूरी फैली हुई जो है ना तुम्हारी पॉपुलेशन, उसको सिलेक्ट करना, उसमें से सैंपल सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं कि जैसे कुछ बहुत दूर की स्टेट्स हैं या कोई बहुत दूर कोई ऐसी ब्रांचेस हैं जो एक्सेसिबल नहीं है, उन सबको छोड़ दो। उनके अलावा बाकी में जो कन्वीनियंस है उसमें से क्लस्टर सब ग्रुप्स बना के उसमें से सिलेक्शन कर लो, या फिर सब ग्रुप्स ब्रांचेस में से ही ले लो कि भाई इस तरह से तुम्हारी कितनी ब्रांचेस हैं, 20 ब्रांचेस हैं, 20 ब्रांचेस में से हर ब्रांच में से तुमने 20-20 निकाल लिए, ऐसे कर सकते हो। तो ठीक है, तो इस तरह से क्लस्टर सैंपलिंग होती है। फिर आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर आइटम के आने के चांसेस बराबर नहीं होते हैं, किसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। अब यहाँ पर जैसे सबसे पहला जो केस है वो है जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग जो है नाम से ही पता पड़ रहा है, ये जजमेंट पे डिपेंड करती है। मतलब से मेरे जजमेंट पे, मैं अगर सैंपलर हूँ, मैं सैंपल सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि भैया कौन सा लेना है, ये आ जाएगा, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। मैं डिसाइड करूंगा ना कि कौन कौन आना चाहिए सैंपल में, तो कौन सा मेंबर सैंपल में आना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? सैंपलर, जो सैंपल सिलेक्ट कर रहा है वो उसके जजमेंट पे डिपेंडेंट है। अब उसके जजमेंट पे डिपेंडेंट है, रैंडम नहीं है, क्योंकि अब उसका जजमेंट है, वो डिसाइड करेगा, तो सबके बराबर चांसेस नहीं है, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। दूसरा होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। देखो जजमेंटल अलग चीज होती है, कन्वीनियंस अलग होती है। दिखने में एक जैसे लगती है कि भाई सैंपलर डिसाइड करेगा ना किसको लेना है, पर जजमेंटल में सैंपलर डिसीजन जो होता है वो सैंपल के हिसाब से लेता है कि मेरे को जो सैंपल सिलेक्ट करना है उस हिसाब से ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बेटर है। ठीक है, वो जजमेंट है उसका कि भाई ये बेटर होना चाहिए, मेरे सैंपल में आना चाहिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कन्वीनियंस में उल्टा हो जाता है। कन्वीनियंस में ये नहीं है, हम लेते तो अपने आराम के हिसाब से ही हैं, लेकिन यहाँ पर फिर कन्वीनियंस में जो सैंपलर है ना वो अपना आराम देखता है, वो ये नहीं देखता कि सैंपल के हिसाब से कौन सा बेटर है। भाई मेरे आसपास के, मेरे को सर्वे करना है, अब मेरे आसपास के जो लोग हैं उनसे सर्वे करना मेरे लिए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू मैं दूसरी स्टेट में जाके सर्वे करूं, तो फिर वहां पर वो कन्वीनियंस हो जाती है। जजमेंट में मुझे लगता है कि भाई दूसरी स्टेट में जाके सर्वे करना चाहिए क्योंकि वो मेरे सैंपल के हिसाब से ठीक है, तो वो बेटर है। तीसरा होता है हमारे पास कोटा। कोटा सैंपलिंग में
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पूरी पॉपुलेशन को अपने हिसाब से कोटा में डिवाइड, मतलब कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सब ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया के बेसिस पर हम पूरी पॉपुलेशन के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर उसमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हर ग्रुप में से थोड़े थोड़े मेंबर ले लेते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या फिर अपने जजमेंट के हिसाब से उसमें से मेंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर है हमारे पास वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स नाम से ही पता पड़ रहा है कि हम लोग जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये नॉर्मली ह्यूमंस में ही होगा कि हम लोग जो पॉपुलेशन है उनमें उनको चॉइस दे देते हैं मेंबर्स को कि भाई आप वॉलंटरीली ऑप्ट कर लो कि आपको सैंपल का पार्ट बनना है क्या। तो अब सपोज करो ये ऐसा नहीं होता क्लास में कभी कि क्लास टीचर आती है और वो कहती है भाई क्लास में से मुझे 5 बच्चे चाहिए, कौन कौन चलना चाहेगा। तो कौन कौन चलना चाहेगा, कौन, जो बच्चे हाथ उठाएंगे वो जाना चाहेंगे वो उनको ले जाएंगे हम। तो वो वॉलंटरी रिस्पॉन्स हो गया कि भाई जो ऑब्जेक्ट हैं पॉपुलेशन के वही वॉलेंट्रीली खुद आ जाते हैं। और फाइनली पांचवा है स्नोबॉल। स्नोबॉल सैंपलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो पूरी एक पॉपुलेशन है उसमें से पहले एक छोटा सा ग्रुप सेलेक्ट करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे सपोज करो कि स्कूल वालों ने बोला कि जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं उनका हमें सर्वे करना है, उन बच्चों का हमें सर्वे करना है, ठीक है, स्लम्स में रहने वाले बच्चों का। लेकिन मान लीजिए कि टास्क तुम्हें मिला, अब तुम्हें अगर ये टास्क मिला है तो तुम क्या ऐसे करोगे, ये सर्वे जाकर वहां जाकर सारे बच्चे ढूंढोगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा एक और आसान तरीका है कि तुम्हारे आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा है, जैसे तुम्हारे घर में कोई मेड आती है, वो मेड आती है उसके 2-3 बच्चे हैं, तुमने उस 2-3 बच्चों से सर्वे कर लिया, फिर उनको बोला कि भैया तुम दूसरे और पकड़ के लाओ बच्चे, अपने दोस्त पकड़ के लाओ, सबको एक एक टॉफी मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी। तो वो बच्चे दूसरे बच्चे पकड़ के ला रहे हैं, तो पहले 3 बच्चों का तुमने सर्वे किया, आप कितने हो गए, वो 3 और को ले आए, 6 हो गए। फिर उन 6 को बोला तो 6 और ले आए, 12 हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो ग्रुप है ना वो बड़ा होता जा रहा है। ये स्नोबॉल सैंपलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि स्नोबॉल ऐसी होती है जब ऊपर से नीचे स्नोबॉल लुढ़कती है ना तो स्नोबॉल बड़ी होती जाती है ऊपर से नीचे नीचे आते आते। तो शुरू में तुम्हारा सैंपल का छोटा सा साइज है, धीरे धीरे करके वो सैंपल का साइज बड़ा होता जाता है। तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरियस टाइप्स ऑफ सैंपल्स ये सब तुम्हें याद रहने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 2 बेसिक टर्म्स के ऊपर जिन्हें हम कहते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। देखो यहां सब मैं थ्योरी इतनी सारी तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इन्फ्रेंशियल का एग्जाम में पेपर जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो उन क्वेश्चंस में कुछ थ्योरी के भी क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज में, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का। अब आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। ये 2 टर्म्स हैं जिसका मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। अब क्या है दोनों, पैरामीटर का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। भाई देखो पूरा एक तो पॉपुलेशन है और एक सैंपल है, बड़ा ग्रुप पॉपुलेशन, उसका छोटा सा पार्ट सैंपल। तो पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें बोला जाता है पैरामीटर, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक। अब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि भाई पॉपुलेशन की मीन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, और पॉपुलेशन का से वेरिएंस, पॉपुलेशन का मीडियन। तो पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना सबको पैरामीटर बोलता है। पॉपुलेशन मीन भी पैरामीटर है, पॉपुलेशन वेरिएंस भी पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो पैरामीटर होता है। और स्टैटिस्टिक होता है सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक, ये सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक है। अब सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सैंपल का मीन है ना, सैंपल का वेरिएंस एंड सो ऑन। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जनरली हमारा पर्पस यही होता है स्टैटिस्टिक्स से पैरामीटर इन्फर करना। जैसे सपोज करो मैंने सैंपल का मीन निकाल लिया, मैंने एक बहुत बड़े पॉपुलेशन में से छोटा सा सैंपल सेलेक्ट कर लिया, उस सैंपल का मीन निकाल दिया। अब वो जो सैंपल का मीन निकला है ना वो है हमारा स्टैटिस्टिक। उससे मैं पॉपुलेशन मीन अगर इन्फर करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब पैरामीटर इन्फर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर ये इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का पार्ट है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारा मेन मोटिव क्या होता है, स्टैटिस्टिक की हेल्प से पैरामीटर इवैल्यूएट करना या इन्फर करना, ठीक है। स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक, पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बेसिक टर्म्स याद रहनी चाहिए, यूज होती रहती है तो पता होनी चाहिए।
अब आते हैं हम एक नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर जिसको हम कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सीएलटी कहते हैं हम। अब ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम या सीएलटी क्या है? देखो, पॉपुलेशन में से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। अब सैंपल का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब ऐसा सैंपल होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। अब उसके लिए एक तुम खुद सोचो, अगर मेरे पास 1000 की पॉपुलेशन है तो मेरे लिए क्या बेटर होगा, 10 लोगों का सैंपल सेलेक्ट करना या 100 लोगों का सैंपल सेलेक्ट करना? कन्वीनियंस मत देखो, बेटर देखो। तो 100 लोगों का सैंपल बेटर होगा ना, क्योंकि सैंपल में जितने ज्यादा लोग होंगे पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करने के उसके चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, इजंट इट? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि जैसे जैसे हम लोग सैंपल का साइज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग सैंपल का साइज बढ़ाते जाएंगे, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक बेल शेप्ड कर्व बनाना शुरू कर देगा। मतलब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करना शुरू करेगा। जैसे जैसे तुम सैंपल का साइज इंक्रीज करोगे, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करना शुरू करता है, यानी कि उसका कर्व बेल शेप्ड होने लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओरिजिनल पॉपुलेशन का कर्व कैसा है। जैसे ये पिंक कलर का जो कर्व दिख रहा है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन का है, पर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो बेल शेप्ड आ रहा है। तो एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सैंपल इंक्रीजेस, then the size of the distribution of sample approaches normal distribution, और उसका जो कर्व है वो बेल शेप्ड कर्व बनने लगता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो बेटा थ्योरी तो हो गई काफी सारी, अब हम आते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस पर। अब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का क्या मतलब होता है? देखो, ये चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है? ये चैप्टर बात कर रहा है कि हम सैंपल की हेल्प से पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन गैदर करें। अब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिसमें हम सैंपल की जो स्टैटिस्टिक होती है, यहाँ पर हम मेनली मीन यूज करेंगे, तो मैं उसको सैंपल मीन बोलूंगा, है ना। स्टैटिस्टिक हमने डिस्कस किया था, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सैंपल का जो मीन है ना, उससे हम पॉपुलेशन के मीन को कैसे इन्फर करते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब पॉपुलेशन की कंक्लूजन से ड्रॉ करना फ्रॉम सैंपल। अब इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मैं तीनों मेथड डिस्कस करूंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो हम लोग एक एक करके तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट एस्टिमेशन। देखो, पॉइंट एस्टिमेशन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सिंगल पॉइंट यूज करते हैं एक पॉपुलेशन का पैरामीटर डिफाइन करने के लिए। जैसे मीन निकालना है पॉपुलेशन को, तो एक सिंगल पॉइंट हमारा पॉपुलेशन का मीन होगा। वो कैसे निकलेगा, इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। मतलब जो सैंपल का मीन या सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आएगा, वही पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड मीन या स्टैंडर्ड डिवीजन माना जाएगा। सैंपल का जो मीन है वही पॉपुलेशन का मीन कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें यह मानना पड़ता है कि जो सैंपल है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है हमारी पॉपुलेशन का। अब यहां पर जैसे तुम्हें दे रखा है कि एक सैंपल में ये 6 वैल्यूज है, 5, 8, 10, 7, 10, 14, और तुम्हें बोला है फाइंड पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। देखो, ये वैल्यूज किसकी हैं? सैंपल की हैं, और हमें पॉपुलेशन का मीन निकालना है। तो हम जो सैंपल का मीन निकालेंगे वही पॉपुलेशन का मीन कंसीडर किया जाएगा। तो सैंपल का मीन होता है x बार, और मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये निकल के आ रहा है हमारा 13, 23, 30, 40, 54 अपॉन 6, यानी कि मीन 9 निकल के आ रहा है। तो फिर इसका मतलब सैंपल का मीन 9 है, तो हम बोलेंगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन ये भी 9 ही है। फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट में, बोला है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। तो मैं वही करूंगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूंगा और बोलूंगा यही पॉइंट एस्टिमेट है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन का। सिंपल सी चीज है, जो सैंपल का मीन वो पॉपुलेशन का मीन, ऐसे समझ लें बस। तो यहां पर मुझे सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वो होता है समेशन xi माइनस x बार
का होल स्क्वायर। यहां पर हम यूज करते हैं n-1, n की जगह पर n-1 यूज किया जाता है। तो समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, xi क्या है 5, 8, 10 एंड सो ऑन, और x बार क्या निकला है 9। तो हम एक एक करके निकालते हैं वैल्यूज। xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस आगे है 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस अगला है 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और फिर 10 और 14 है अगली वैल्यूज। तो फिर वापस से 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन n-1। तो n-1 n क्या है 6, 6 माइनस 1 5, और इस पूरे का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास निकल के आता है अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 25 है ना, 14 माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 5। तो इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 20, 20 और 25, ये हो गया तुम्हारा 45 और 3 48। तो ये निकल के आ रहा है रूट ऑफ 48 अपॉन 5, जो कि होता है 9.6, और रूट 9.6 इज अप्रोक्सीमेटली 3.1, 9.61 परफेक्ट 3.1 का स्क्वायर रूट होता है। तो हम यहाँ पर 3.1 ले लेते हैं, 3.1 का स्क्वायर होता है, सॉरी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए मैंने सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दिया। समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, xi क्या था हमारा जो गिवन था 5, 8, 10, और x बार हमने पहले निकाल दिया। तो xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n-1, ये निकल के आया हमारा पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये तो बात हुई पॉइंट एस्टिमेशन की। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन बोले फाइंड पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, सैंपल दे रखा है तो तुम सिंपल सैंपल का मीन निकालो, खत्म। और स्टैंडर्ड डिवीजन बोले तो सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, खत्म। वही तुम्हारा पॉपुलेशन का पॉइंट एस्टिमेट है, पॉपुलेशन मीन या स्टैंडर्ड डिवीजन का। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, इंटरवल एस्टिमेशन। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही है, जिसमें तो तुम्हारा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो हम बात करते हैं अब इंटरवल एस्टिमेशन की। देखो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, हम जो सैंपल का मीन दे रखा होता है उसी को पॉपुलेशन का मीन मान लेते हैं कि भाई सैंपल का मीन निकला 9, तो पॉपुलेशन का भी मीन 9। इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं कि भाई जैसे सैंपल का तुम्हारा मीन निकल के आया 9, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो 9 है, तुम एक इंटरवल बनाओगे। जैसे सपोज करो तुमने इंटरवल बना ली 8 से 10, तो तुम बोलोगे कि अगर सैंपल का मीन 9 निकला है तो फिर इसका मतलब पॉपुलेशन का मीन एक इंटरवल में आएगा, 8 से 10 के बीच में कहीं आ जाएगा। तो तुम उस सैंपल का जो मीन है ना, उससे तुम एक इंटरवल बनाते हो और बताते हो कि पॉपुलेशन का मीन पॉसिबली इस इंटरवल के अंदर आएगा। अब ये मेथड पढ़ने से पहले हमें 2-3 टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सैंपल स्टैटिस्टिक की। सैंपल स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक। जनरली हमारे पास मीन ही होगा तो हम सैंपल मीन की बात करते हैं। तो सैंपल स्टैटिस्टिक का मतलब सैंपल मीन है ना, वैसे स्टैंडर्ड डिवीजन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, पर यहां पर हम लोग मीन की बात करेंगे। तो सैंपल का जो मीन निकल के आएगा वो सैंपल स्टैटिस्टिक है। तो वो या तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर तुम्हारे को सैंपल की ऑब्जर्वेशन दे रखी होंगी, उससे तुम सैंपल का मीन निकाल लोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होती है, ये इंटरवल जिसमें तुम बताते हो कि पॉपुलेशन का मीन पॉसिबली लाई कर सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि सैंपल का मीन निकल के आया 9, तो सैंपल स्टैटिस्टिक यानी कि सैंपल मीन इज 9। अब मैंने बोला कि मैंने एक इंटरवल बनाई 8 से 10, तो जब मैं कह रहा हूं ना 8 से 10 में मेरा पॉपुलेशन का मीन आ सकता है, तो वो मेरी कॉन्फिडेंस इंटरवल है। जिस इंटरवल में पॉपुलेशन का मीन लाए करेगा वो तुम्हारी कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है। ठीक है, तो 8 से 10 जो निकला ना वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है। और दूसरा होता है मार्जिन ऑफ एरर। अब तुमने ये बोला कि सैंपल का जो मीन था ये था 9 और तुम्हारी कॉन्फिडेंस इंटरवल है 8 से 10, तो मार्जिन ऑफ एरर का मतलब एक तरह से ये जो इंटरवल के एक्सट्रीम्स है ना उनका सैंपल मीन के साथ डिफरेंस, मतलब 8 और 9 और
10 और 9 कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 का। तो ये तुम्हारा 1 जो है ना वो तुम्हारा मार्जिन ऑफ एरर है कि भाई इतना एरर जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है। तो मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकलता है? ये इस इंटरवल में जो गैप्स हैं ये एक तरह के तुम्हारे मार्जिन ऑफ एरर है। हाँ, एक चीज और भी है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है उसमें एक और वर्ड यूज करते हैं हम, कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है वो क्वेश्चन में जनरली तुम्हें दे रखा होता है। ये 3 तरह के कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं। ये वर्ड होता है कॉन्फिडेंस लेवल। अब कॉन्फिडेंस लेवल ये 3 लेवल होते हैं हमारे पास, नॉर्मली 90%, 95%, 99%। तो सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉन्फिडेंस लेवल है 95%, तो इसका मतलब है कि 95% चांसेस हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो 8 से 10 के बीच में आएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि ये मेरा सैंपल स्टैटिस्टिक है, ये मेरी कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और कॉन्फिडेंस लेवल अगर 95% है मतलब 95% चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है 95% कि मेरा पॉपुलेशन का मीन इस इंटरवल के अंदर लाए करेगा। और इसी कॉन्फिडेंस लेवल को जब हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। तो कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट एक ही चीज है, बस एक्सप्रेशन अलग अलग है। जैसे मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल बोलूंगा तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या होता है? कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है 0.95। कॉन्फिडेंस लेवल को ही जब हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 0.95। तो ये बेसिक 3 चीजें अच्छे से समझ लें, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सैंपल स्टैटिस्टिक, मार्जिन ऑफ एरर एंड कॉन्फिडेंस लेवल। ये कॉन्फिडेंस लेवल 95%, 90% या 99% ही होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा? हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमें एक इंटरवल बनानी होगी। सैंपल का मीन या तो दे रखा होगा या निकाल सकते हो। उस सैंपल के मीन से पॉपुलेशन के मीन की इंटरवल तुम्हें एस्टिमेट करनी होती है। इसे बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। तो इंटरवल एस्टिमेशन कैसे करते हैं? तो इंटरवल एस्टिमेशन का सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 2-3 वर्ड्स के मीनिंग जो है, सिंबल्स के सॉरी मीनिंग जो है वो तुम्हें पता होने चाहिए। एक्स बार मतलब सैंपल का मीन जो दे रखा होगा या निकालना होगा, ME मतलब मार्जिन ऑफ एरर, और म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन। तो जो पॉपुलेशन मीन की इंटरवल है वो कैसे निकालते हैं? एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। सैंपल के मीन में से मार्जिन ऑफ एरर सब्ट्रैक्ट करो, सैंपल मीन में से मार्जिन ऑफ एरर ऐड करो। जैसे सपोज करो कि ये पिछले क्वेश्चन की ही मैं बात कर रहा था कि सैंपल मीन सपोज करो तुम्हारे पास था 9, है ना। अब मान लेते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर ये हमने निकाला, मार्जिन ऑफ एरर निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। तो मार्जिन ऑफ एरर सपोज करो तुम्हारा आया है 0.7, ठीक है। तो तुम्हारी इंटरवल कैसे बनेगी? 9 माइनस 0.7 कितना हुआ? 8.3। 9 प्लस 0.7 यानी कि 9.7, ये तुम्हारी इंटरवल बनेगी। जो सैंपल का मीन है उसमें मार्जिन ऑफ एरर सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो तो तुम्हारी इंटरवल बन जाती है। ये इंटरवल ही हमारे काम की चीज है जो हम इंटरवल एस्टिमेशन में लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब यहां पर मार्जिन ऑफ एरर निकालना कैसे है? मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है Z अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। यहां पर Z अल्फा बाय 2 मतलब Z वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, Z वैल्यू है, वो Z वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकलती है। तुम्हें 90%, 95%, 99% की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा समझ लें कि अभी तुम्हें ये वैल्यू याद रखनी है, मैं बता दूंगा क्या क्या होगी, वो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो तुम्हें याद ही रखनी है, 3 ही वैल्यूज हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ये मेथड हम इंटरवल एस्टिमेशन तब यूज कर रहे हैं जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन टू अस, ठीक है। नहीं पता है तो फिर ये चीज नहीं लगेगी। अपॉन रूट n, n मतलब हो गया हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल। जैसे सैंपल के अंदर तुमने सपोज करो 25 आर्टिकल लिए हैं, अब n मतलब 25 हो गया। n क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन सैंपल,
सैंपल में कितने आर्टिकल्स लिए हैं वो तुम्हारा एन हो जाता है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें मार्जिन ऑफ एरर निकालना है, फॉर्मूला है तुम्हारे पास। फिर उस मार्जिन ऑफ एरर से तुम्हें पॉपुलेशन का मीन इन्फर करना है। म्यू, ये म्यू है, ध्यान रखें, म्यू है पॉपुलेशन का मीन जो हम इन्फर करेंगे। अब ये जो z अल्फा बाय 2 की मैं बात कर रहा था कि ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, वो कैसे याद रखोगे? तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रखना है, 90% रखना है, 95% रखना है या 99% रखना है। अच्छा, ये अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है तो इस कॉन्फिडेंस लेवल को अगर मैं 0.9 लिखूं या 0.95 लिखूं या 0.99 लिखूं तो इसे क्या बोलते हैं? अगर मैं परसेंटेज को डेसिमल्स में लिखूं तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल और इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। अब अल्फा क्या होता है? देखो 1 माइनस अल्फा जो होता है ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट के बराबर होता है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट के बराबर है ये। अब अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 0.1 है तो अल्फा क्या होगा? 0.1। मतलब एक तरह से मान लो कि अल्फा तुम्हारे किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के जैसा है। तो 90% होने की प्रोबेबिलिटी है इंटरवल में, तो अल्फा मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर अल्फा तुम्हारा, अगर कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 0.9 है तो अल्फा कितना हुआ? 0.1। अब अल्फा बाय 2 मतलब 0.1 का आधा 0.05 सॉरी 0.95 का 0.05, इसका आधा 0.025 एंड सो ऑन। और ये z अल्फा बाय 2 की वैल्यूज हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि भाई अगर तुम्हारा अल्फा 0.1 है तो फिर z अल्फा बाय 2 1.645 होगा। वैसे देखो तीन ही तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल आते हैं, 90%, 95% और 99%। तो उस हिसाब से z अल्फा बाय 2 की तीन वैल्यू याद रख लेना, 1.645, 1.96 और 2.576। ये तीन वैल्यूज याद कर लो, ये इसी ऑर्डर में रहेंगी, 90%, 95% और 99%। जैसे जैसे अल्फा बढ़ता जाएगा z अल्फा बाय 2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैसे ये वैल्यूज हम टेबल में से देख सकते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की z टेबल होती है, एमएल अग्रवाल में दे रखी है पीछे पीछे, उसमें ये वैल्यूज तुम्हें मिल जाएंगी। बट अभी यहाँ पर ये तुम्हें तीन वैल्यूज तो याद रखनी है, ठीक है। अब फिर से एक बार थोड़ा सा देख लें कि तुम्हें इंटरवल के लिए सबसे पहले मार्जिन ऑफ एरर निकालना है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और फिर म्यू यानी कि पॉपुलेशन मीन इन्फर करना है x बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर से। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक सिंपल रैंडम सैंपल है 50 आइटम्स का। तो n कितना है? n हमारा है 50, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स इज 50। जितना सैंपल है, सैंपल का जो साइज है वो n है। फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन 6, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दे रखा है। सैंपल मीन ऑफ 32, तो मीन सैंपल मीन यानी कि x बार ये 32 है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनानी है। तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है ना, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ये तुम्हारा है 0.95। तो अल्फा क्या निकला? अल्फा निकला 0.05, ठीक है। पहले ये चीजें लिख लें। अब सबसे पहला काम है मार्जिन ऑफ एरर निकालना। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला है z अल्फा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। यहां पर z अल्फा बाय 2 की बात करूं तो फिर 0.95 पे z अल्फा बाय 2 कितना? 1.96। अभी 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोली होती तो मैं ये 2.576 लेता। तो z अल्फा बाय 2 निकला 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6 अपॉन रूट n। n कितना है यहाँ पर? 50। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, 1.96 इंटू 6 रूट 50 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 रूट 2, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर लो थोड़ा सा इजी करने के लिए। 1.96 इंटू 6 और रेशनलाइज करके इंटू रूट 2 आएगा और नीचे आ जाएगा 10। तो एटलीस्ट तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा ना ये। तो ये हो जाएगा 1.96 इंटू 6 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 अपॉन 10। तो ये मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा करीब 1.66। तो मेरा मार्जिन ऑफ एरर कितना निकला है? मार्जिन ऑफ एरर निकला है 1.66, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकालना है? देखो z अल्फा बाय 2 तुम्हें याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दे रखा है, n क्वेश्चन में दे रखा है, सब कुछ वैल्यू पुट करके तुम्हें खाली कैलकुलेशन करनी है। ये निकला तुम्हारा मार्जिन ऑफ एरर। अब निकालो तुम्हारी इंटरवल।
तो इंटरवल कैसे निकलेगी, इंटरवल का फॉर्मूला म्यू का मैंने लिखा था x बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो x बार यानी कि पॉपुलेशन का मीन, तो पॉपुलेशन का मीन क्वेश्चन में दे रखा था 30, सॉरी सैंपल का मीन, सॉरी है ना, x बार मतलब सैंपल मीन, तो 32 प्लस माइनस 1.66। तो हमारी जो इंटरवल निकल के आएगी वो आएगी 32 माइनस 1.66 से लेकर 32 प्लस 1.66। तो 32 माइनस 1.66 ये मेरा निकल के आता है 30.34 और 32 प्लस दिस 33.66। तो ये हमारी इंटरवल निकल के आई है। तो हम बोलेंगे कि हमारी पॉपुलेशन का जो मीन है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, और हम इसके लिए 95% कह सकते हैं कि श्योर हैं कि हमारा पॉपुलेशन का मीन इस इंटरवल में लाई करेगा। इसे कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। तुम्हें करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, दो ही चीज़ें तुम्हें करनी है। पहले तुम्हें मार्जिन ऑफ एरर निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ये तीन चीज़ें हैं, और फिर म्यू निकाल लेना है, एक्स बार यानी कि सैंपल मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने तुम्हें यहाँ पर दे दिया था कि भाई सैंपल का मीन 32 है, क्वेश्चन में दे दिया था। हो सकता है सैंपल का मीन देने की जगह पर तुम्हें सैंपल ऑब्जर्वेशन दे दे कि भाई 6 ऑब्जर्वेशन दे दी, 5, 6, 9, 10 एंड सो ऑन करके, और तुम्हें बोलें कि इसका इंटरवल बनाओ। तो फिर उस केस में पहले तुम्हारे पास जो सैंपल है उसका मीन निकाल लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और फिर उसके बाद ये सॉल्व करो। पहले मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है, ये कैलकुलेशन का है रहे थोड़ा सा, वो ध्यान रखें। फिर तुम्हारा पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर से, इस तरह से तुम्हारी इंटरवल एस्टिमेट होगी। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। अब आते हैं, ऐसा ही एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये दे रखी है 152 से 160, ये हमें इंटरवल दे रखी है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये दे रखा है 15, सैंपल साइज यानी कि n निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बस इतना सा फर्क है कि पिछली बार हमें इंटरवल बनानी थी, n मार्जिन ऑफ एरर वो तो हमने निकाल लिया था, n तो गिवन होता है, मार्जिन ऑफ एरर हमने निकाल लिया था। यहाँ पर इंटरवल दे रखी है और उस इंटरवल से तुम्हें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है। तो उसके लिए तुम्हें सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले ये देखो कि इंटरवल तुम्हें दे रखी है। अभी मैंने क्या बताया था कि इंटरवल कैसे निकलती है, इंटरवल निकलती है x बार माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ये लोअर लिमिट होती है इंटरवल की, और x बार प्लस मार्जिन ऑफ एरर ये हमारी अपर इंटरवल, अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 152 और अपर लिमिट है 160। अब मैं अगर दोनों को सॉल्व करता हूं तो मेरा x बार ये निकल के आ जाता है, सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये मेरा निकल के आता है 156, और मार्जिन ऑफ एरर हम निकालते हैं वैल्यू पुट करके, तो वो निकल के आएगा 4। तो हमारा मार्जिन ऑफ एरर 4 है और x बार 156 है। अब मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास है मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला है z अल्फा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। अब ये क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर में निकाल चुका हूं, z अल्फा बाय 2 तो मुझे याद ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दे रखा है, सब कुछ डालूंगा तो n निकल के आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो मार्जिन ऑफ एरर क्या है 4, z अल्फा बाय 2 1.96, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, z अल्फा बाय 2 1.96 आएगा, ध्यान रखेंगे, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 15, तो ये मैं लूंगा 15 अपॉन रूट n। तो रूट n ये आता है 1.96 इंटू 15 अपॉन 4। इसको सॉल्व करते हैं तो रूट n ये निकल के आता है हमारा, डिवाइड कर देते हैं 0.49 इंटू 15, तो n निकल के आता है मेरा 0.5, 7.5 आता है, 1.5 लेस करके 7.35 आ रहा है रूट n।
अब n कैसे निकलेगा? स्क्वायरिंग करके। तो n मैं निकालूंगा 7.35 का स्क्वायर। अब इस 7.35 का स्क्वायर करेंगे तो 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 54.01 के आसपास आ रहा है, 02 के आसपास। तो n मैं ले लूंगा 54, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है सैंपल स्पेस में, जो कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। वी कांट हैव फ्रैक्शनल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो n जो है वो हमारा 54 निकल के आता है। इस तरह से हम n निकाल सकते हैं। तो ये इंटरवल एस्टिमेशन का ही क्वेश्चन है, पर फर्क कितना सा है कि यहाँ पर हमारे को n निकालना था और पिछले क्वेश्चन में n हमें दे रखा था, उससे इंटरवल बनाई थी या इंटरवल दे रखी है। तो इंटरवल एस्टिमेशन पे वैसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन हाँ एमसीक्यू वगैरह में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई छोटा थ्योरी का क्वेश्चन या ऐसी चीज समझ लें। थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पार्ट वीडियो का खत्म करता हूँ। सेकंड पार्ट जरूर देखना, क्योंकि जो सेकंड पार्ट आने वाला है ना, उसमें तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो कवर होने वाला है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, उसको मिस मत करना, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसी पर बेस्ड आएंगे।